दोस्तों, एक एक्शन ने साउथ एशिया की पॉलिटिक्स और वाटर डिप्लोमेसी दोनों में हलचल मचा दी है। ये कदम उठाया है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश ने, जिसने हाल ही में जाकर यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन को साइन कर दिया है। अब पहली नज़र में यह एक नॉर्मल इंटरनेशनल एग्रीमेंट लगेगा, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा छिपा है जो भारत के लिए काफ़ी मायने रखता है और शायद आने वाले समय में नई चुनौतियां भी लेकर आएगा। अब समझते हैं कि आखिर ये मामला इतना अहम क्यों है। दरअसल अगले साल यानी 2026 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा वाटर ट्रीटी का रिन्यूअल होना है। यह वही एग्रीमेंट है जिसके जरिए भारत हर साल गंगा के पानी का एक तय हिस्सा बांग्लादेश को देता है। लेकिन इस बीच बांग्लादेश ने अचानक से जाकर यूएन वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन कर लिया, जो कि पूरे साउथ एशिया में किसी भी देश ने अब तक नहीं किया था। यानी बांग्लादेश इस ट्रीटी को साइन करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। अब सवाल उठता है, आखिर ये यूएन वाटर कन्वेंशन है क्या? सीधी भाषा में समझे तो यह एक ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो उन नदियों पर लागू होता है जो दो या दो से ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, जैसे कि भारत और बांग्लादेश के बीच बहने वाली कई नदियां गंगा, तीस्ता, फेनू, मनु, गोमती वगैरह। इस ट्रीटी का मुख्य मकसद यह है कि कोई भी देश जो नदी के अपस्ट्रीम हिस्से में है वो डाउनस्ट्रीम देश को नुकसान न पहुंचाए और दोनों देश बराबर और न्यायपूर्ण तरीके से पानी का इस्तेमाल करे। साथ ही अगर कोई नया डैम या प्रोजेक्ट बनाना है तो पहले से दूसरे देश को जानकारी देनी जरूरी है। ये कन्वेंशन 1992 में यूरोप के लिए बनाया गया था, क्योंकि यूरोप में बहुत सी नदियां कई देशों से होकर गुजरती है। बाद में 2016 में इसे दुनिया के बाकी देशों के लिए भी ओपन कर दिया गया। पर खास बात यह है कि भारत और चीन दोनों ने आज तक इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है और यही कारण है कि बांग्लादेश का ये कदम थोड़ा अलग और रणनीतिक माना जा रहा है। अब बात करते हैं बांग्लादेश ने ऐसा क्यों किया। देखिए, अगर आप बांग्लादेश के भूगोल समझे तो ये देश पूरी तरह से रिवर डिपेंडेंट है, लेकिन समस्या यह है कि इसके ज्यादातर पानी के स्रोत यानी नदियां भारत और चीन जैसे देशों से होकर आती है। यानी बांग्लादेश अपने पानी के लिए दूसरों पर निर्भर है। अब जब देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है तो वहीं कई जगहों पर सूखा भी पड़ता है, यानी वहां का वाटर मैनेजमेंट काफी कमजोर है। ऊपर से जब भी भारत या चीन से किसी वाटर ट्रीटी पर बातचीत होती है तो बांग्लादेश को ज्यादा फायदा नहीं मिलता। ऐसे में बांग्लादेश ने सोचा कि अगर वो संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क के तहत ये ट्रीटी साइन कर ले तो उसे एक कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय सहारा मिल जाएगा, ताकि भविष्य में अगर कोई विवाद होता है तो वो सीधे यूएन या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख सके। अब अगर भारत के नजरिए से देखे तो ये कदम भले लीगल तौर पर हमें प्रभावित नहीं करता, क्योंकि भारत इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन कूटनीतिक रूप से ये हमारे लिए एक चुनौती जरूर है। भारत हमेशा से मानता आया है कि कोई भी साझा नदी का विवाद सीधे बातचीत से सुलझाया जाए, न कि किसी तीसरे पक्ष के जरिए। यही वजह है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भी पाकिस्तान से सीधे बात करते हैं, किसी इंटरनेशनल बॉडी को बीच में नहीं लाते। लेकिन बांग्लादेश का ये कदम भारत की इसी नीति को थोड़ा चुनौती देता है। अब बात करते हैं इसके संभावित असर की। पहला असर ये होगा कि अब भारत अपने वाटर डिप्लोमेसी के अप्रोच में बदलाव लाना पड़ सकता है। अभी तक हम बांग्लादेश के साथ बायलैटरल यानी दो देशों के बीच की बातचीत करते थे, लेकिन अब बांग्लादेश किसी भी मुद्दे को यूएन के मंच पर ले जा सकता है और वहां से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। यानी भारत को अब बातचीत की मेज पर एक नया स्टेक होल्डर भी देखना पड़ सकता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र है। दूसरा असर है राजनीतिक और आर्थिक। अगर भविष्य में बांग्लादेश नदियों से जुड़ी और जानकारियां मांगता है, जैसे कि फ्लो डेटा या डैम ऑपरेशंस की डिटेल, तो भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना पड़ेगा। जैसे हम पाकिस्तान बॉर्डर के पास नए डैम बना रहे हैं, वैसे ही शायद हमें पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के इलाकों में भी नए प्रोजेक्ट शुरू करने पड़े, ताकि हमारी वाटर सिक्योरिटी बनी रहे और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव का असर भारत के हितों पर ना पड़े। तीसरा बड़ा खतरा यह है कि अगर आज बांग्लादेश ने यूएन ट्रीटी साइन की है तो कल को नेपाल या भूटान जैसे देश भी ऐसा कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो साउथ एशिया की पूरी वाटर डिप्लोमेसी एक नई दिशा ले सकती है, जहां भारत की भूमिका थोड़ी जटिल हो जाएगी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कदम केवल घरेलू वाटर क्राइसिस की वजह से नहीं, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है। जब भारत ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदम उठाए, तब से बांग्लादेश में यह डर बैठ गया
किया है कि भविष्य में भारत उसके साथ भी ऐसा कर सकता है। इसीलिए बांग्लादेश ने पहले से ही एक सेफ्टी नेट बना लिया है ताकि अगर भारत भविष्य में गंगा वाटर ट्रीटी पर सख्त रवैया अपनाए तो उसके पास इंटरनेशनल लीगल सपोर्ट मौजूद हो। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी बातचीत की ताकत, हमारी डिप्लोमेसी और हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट तीनों अब एक टेस्ट पर है। हमें यह दिखाना होगा कि भारत अभी भी दक्षिण एशिया का विश्वसनीय और जिम्मेदार पड़ोसी है जो किसी देश को नुकसान नहीं पहुंचाता लेकिन अपने हितों से भी पीछे नहीं हटता। आने वाले कुछ महीनों में जब गंगा वाटर ट्रीटी का रिन्यूअल होगा तब असली तस्वीर सामने आएगी कि भारत और बांग्लादेश के बीच भरोसे का ये रिश्ता किस दिशा में जाता है। क्या ये सहयोग पर टिकेगा या बांग्लादेश का यूएन वाला कदम दोनों देशों के बीच नई दीवार खड़ी करेगा? ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और ये भी बांग्लादेश से ही है। भारत ने हाल ही में बामुनी, किशनगंज और चोपड़ा में नए मिलिट्री गैरिसन स्थापित किए हैं। ये गैरिसन सीधे तौर पर भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात किए गए हैं ताकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को और भी पुख्ता बनाया जा सके। ये कदम भारत की एक बड़ी सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है जिसका मकसद है हर संभावित खतरे के लिए तैयार रहना, निगरानी बढ़ाना और किसी भी स्थिति में फौरन प्रतिक्रिया देने की क्षमता को और मजबूत करना। हाल के महीनों में भारत की यह सक्रियता सिर्फ रूटीन नहीं है। दरअसल इधर बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार जिसका नेतृत्व मोहम्मद यूनिस कर रहे हैं, उनकी नीतियों में बड़ा बदलाव देखा गया है। यूनिस ने हाल ही में पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों यहाँ तक कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक इन बैठकों में कनेक्टिविटी और डिफेंस कॉपरेशन पर बात हुई है। साथ ही बांग्लादेश अब चीन के साथ भी नए निवेश और साझेदारी की ओर बढ़ रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ये सब एक बड़े स्ट्रेटेजिक रीओरिएंटेशन का हिस्सा है, यानी बांग्लादेश अपने विदेशी रिश्तों को दोबारा से पाकिस्तान और चीन की ओर झुक रहा है और इसका सीधा असर भारत की पूर्वी सीमा पर पड़ सकता है। लेकिन भारत ने अब ये साफ कर दिया है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर अब कोई कमजोर कड़ी नहीं है। भारतीय सेना के अधिकारियों के मुताबिक चिकन नेक हमारी सबसे मजबूत लिंक है, कमजोर नहीं। भारतीय थल सेना प्रमुख ने खुद ये कहा था कि अगर कोई क्षेत्र सबसे सुरक्षित है तो वो यही है, क्योंकि सिक्किम, पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल की सारी सेनाएं यहां से मिलकर काम कर सकती है। इस क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की प्रसिद्ध त्रिशक्ति कोर के पास है जिसका हेडक्वार्टर सुकना सिलीगुड़ी में है। ये वही कोर है जो हर साल लाइव फायर एक्सरसाइज और कॉम्बैट ड्रिल करती है जिनमें T-19 टैंक, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग और नदी क्षेत्रों में लड़ाई की तैयारी शामिल होती है। सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि हवाई सुरक्षा भी अब यहाँ और ज्यादा घातक हो गई है। हाशिमारा एयरबेस पर राफेल फाइटर जेट्स तैनात हैं जो सेकंड में चीन या बांग्लादेश की दिशा में किसी भी खतरे को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट भी मौजूद है जो भारत को डिटरेंस और ऑफेंसिव दोनों क्षमताएं देती है। हवाई रक्षा के लिए भारत ने यहाँ पर एक ट्रिपल लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार किया है। रूस से खरीदे गए S-400 मिसाइल सिस्टम, भारत इजराइल द्वारा विकसित MRSAM सिस्टम और स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम मिलकर इस क्षेत्र को लगभग अभेद्य बना देते हैं। ये सिस्टम एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं ताकि अगर एक मिसाइल रह भी जाए तो दूसरी उसे इंटरसेप्ट कर सके। इंडियन आर्मी ने हाल ही में अपने ड्रोन वॉरफेयर यूनिट को भी काफी मजबूत किया है, यानी अगर सीमा पर कोई भी हलचल होती है तो भारत की प्रतिक्रिया अब मिनटों में दी जा सकती है, घंटों में नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का ये कदम सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि रणनीतिक प्रभाव यानी डोमिनेंस की ओर बढ़ता कदम है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत बांग्लादेश में बढ़ते निवेश और ढाका की नई सरकार के बीजिंग और इस्लामाबाद से रिश्ते भारत के लिए एक चेतावनी है। लेकिन अब भारत सिर्फ डिटरेंस यानी रोकने की नीति नहीं अपना रहा बल्कि एक नई प्रोएक्टिव पॉलिसी के तहत अपने हर संभावित कमजोर मोर्चों को किले में बदल रहा है। बहरहाल दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के बीच जो ये तनाव बन रहा है इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।